हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। आज मैं प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालूंगी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था की उन विशेषताओं पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ जिन्होंने भारत को न केवल आर्थिक, भौतिक और सामाजिक क्षेत्र में उन्नत बनाया, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी भारत विश्व गुरु के दर्जे तक पहुंच गया। आर्थिक क्षेत्र में अगर देखें तो हम लोगों ने सोने की चिड़िया की उपाधि प्राप्त की और विज्ञान के क्षेत्र में भी हम लगातार उन्नत पर बने रहे। ऐसा क्या था इस शिक्षा व्यवस्था में? इस शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, तो इसकी पहली विशेषता थी कि ये शिक्षा व्यवस्था समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध थी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। सभी वर्ग इस शिक्षा को प्राप्त करने के अधिकारी थे। दूसरी बात ये थी कि उस समय जो बालक थे उनके साथ साथ बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। ऐसा नहीं था कि बालिकाओं को शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी, बल्कि उनकी भी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। दोनों को 8 वर्ष की उम्र में आश्रम में जाकर रहना पड़ता था और वहाँ उनकी शिक्षा चलती थी। 8 वर्ष से पहले की जो अवस्था होती थी उसमें वो अपनी माँ के संरक्षण में रहकर सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करते थे, यानी उनमें वैल्यू सिस्टम इम्बाइब किया जाता था। अपनी माँ से वो आचार व्यवहार करना सीखते थे, कैसे उन्हें समाज में उठना है, बैठना है, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से या अपने से बराबर वालों से कैसे बात करनी है। इन सब चीज़ों की शिक्षा माँ उन्हें देती थी। इसके अलावा उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी माँ के द्वारा मिलता था और छोटी छोटी चीज़ें जो उनके विकास में सहायक हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी माँ उन्हें देती थी। इस तरह जब वो पूर्ण रूप से शिक्षित होकर समाज में अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते थे, तो वो पूरी तरह से सुशिक्षित होते थे। वो समाज में अपने दायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ अपने समाज की जो सामाजिक मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। 8 वर्ष में बालक और बालिकाओं दोनों का जनेऊ संस्कार यानी कि यज्ञोपवीत किया जाता था। 8 वर्ष के बाद उन्हें समाज और परिवार से दूर आश्रम में रहना पड़ता था, जहाँ वो पूरी तरह गुरु के संरक्षण में रहते थे। वहाँ उन्हें ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना पड़ता था, यानी वो किसी भी तरीके के भौतिक संसाधनों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। उन्हें पूरी तरह से केवल और केवल शिक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। जब बालक और बालिकाएं 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते थे, वहाँ से ही इनकी शिक्षा की जो धाराएं थी वो अलग अलग होती थी। बालिकाएं 16 वर्ष तक आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर आ जाती थी और घर पर रहकर माँ के साथ रहकर वो घर को सजाने, संवारने या और भी जितने भी कार्य होते थे जिनसे कि परिवार को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसकी शिक्षा ग्रहण करती थी। और ये शिक्षा उन्हें 4 वर्ष यानी कि जब तक वो 20 वर्ष की होती थी उस समय तक दी जाती थी। 20 वर्ष के बाद माना जाता था कि अब लड़की पूरी तरह से सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए तैयार है, अब ये विवाह के योग्य है। बालक जो होते थे 16 वर्ष के बाद भी आश्रम में ही रहते थे। उन्हें 25 वर्ष की अवस्था तक आश्रम में रहना पड़ता था। 16 वर्ष के बाद उनकी जिस क्षेत्र में रुचि होती थी, अगर अर्थशास्त्र में रुचि है तो उसका ज्ञान दिया जाता था, राजनीति शास्त्र में है तो उन्हें राजनीति शास्त्र की जानकारी दी जाती थी, या किसी को व्यवसाय में रुचि है तो उस
क्षेत्र की उन्हें जानकारी दी जाती थी। कोई योद्धा बनना चाहता था तो उसे युद्ध की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह बालकों की रुचि के अनुरूप उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। 25 वर्ष के बाद माना जाता था कि अब ये सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्हें विवाह के योग्य मानते हुए समाज को समर्पित कर दिया जाता था। और जिस क्षेत्र में वो प्रवीणता हासिल करते थे उसी क्षेत्र में वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते थे। उनके विवाह की अवस्था हो जाती थी तो माना जाता था कि अब इनका विवाह कर दिया जाए और वो अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करें। लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी होते थे जो आश्रम में ही रहकर अपनी आगे की शिक्षा और भी चलाना चाहते थे। इन स्कॉलर्स को मुनि कहा जाता था। यानी आज के अगर हम पीएचडी होल्डर्स को देखें तो वो उस समय मुनि कहलाते थे। वो आश्रम में ही रहते थे, हालांकि उनका विवाह हो जाता था अगर उन्हें योग्य कन्या उनके मानी जाती थी कि ये योग्य कन्या है इसके, तो उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था और वो आश्रम में ही रहती थी। इसके बाद इसके ऊपर की डिग्री उन्हें होती थी जब वो पूरी तरह से इसमें अपने आप को सिद्ध कर लेते थे कि जिस क्षेत्र में वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें वो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें पूर्ण हैं, तो उन्हें ऋषि की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद जैसे जैसे वो अपनी शिक्षा को उन्नत करते जाते थे उनकी उपाधि बढ़ती जाती थी, जैसे कि राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि यानी कि उसे उन सभी चीज़ों की जानकारी हो जाती थी जो उन्हें उच्चतम पद पर ले जाते थे। ब्रह्म ऋषि की उपाधि उसी व्यक्ति को मिलती थी जिसका 5 तत्वों भूमि, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन पांचों पर नियंत्रण होता था। इनके द्वारा जो अनुसंधान कार्य होते थे वो उच्च कोटि के होते थे और इनके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किए जाते थे जो इसके पूर्णता योग्य होते थे। जैसे जो आपके विश्वामित्र थे, ये ब्रह्म ऋषि थे और इन्होंने अपना जो अनुसंधान किया था वो उन्होंने केवल राम को प्रदान किया। दशरथ, जनक, इनमें से किसी को प्रदान नहीं किया। इसका मतलब वो जानते थे कि ये व्यक्ति हमारे अनुसंधान को सही दिशा में और सही समय पर प्रयोग करेगा, ये इसका अनुचित प्रयोग नहीं करेगा। इस तरह उस समय जो अनुसंधान कार्य होते थे वो समाज की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए निरंतर किए जाते रहते थे और इन अनुसंधान कार्यों में मुनि, ऋषि, ये सब लोग लगातार लगे रहते थे। इनके अनुसंधान कार्य निरंतर बगैर किसी बाधा के होते रहें, इसके लिए समाज इन्हें अन्य उत्तरदायित्वों से पूर्णतः मुक्त रखता था। जैसे इन्हें अपने आर्थिक उपार्जन की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी, यानी इनका परिवार कैसे चलेगा, उनके खर्चे कैसे होंगे, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे या वो आगे क्या करेंगे, इस बारे में वो कोई चिंता नहीं करते थे। समाज उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरी तरह से पूर्ण करता था। इस तरह वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपने कार्यों को संपादित करते थे। मौर्य काल के समय से हम देखते हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव दिखाई देता है। अब शिक्षा व्यवस्था नगरों में ब्राह्मणों के घर में प्रदान की जाने लगी। ब्राह्मण अपने घर में ही बालक और बालिकाओं को बुलाते थे और उन्हें शिक्षित करने का कार्य करते थे। जब उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, यानी हायर एजुकेशन लेनी होती थी, तो नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जाते थे, जहां उनकी पात्रता की परीक्षा की जाती थी। अगर वो उसमें सफल होते थे तो ही उन्हें विश्वविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश मिलता था, अन्यथा उन्हें वापस लौटना पड़ता था और स्वयं को फिर से सिद्ध करना पड़ता था, तभी वो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तत्पश्चात हम देखते हैं कि गुप्त काल के बाद हमारा समाज आर्थिक अवनति के दौर से गुजर रहा था। हमारा विदेश व्यापार ठप होने लगा था और हम
एक ऐसी व्यवस्था जिसमें गांव अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे थे, उन्हीं उन स्थितियों में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मंदिरों में दी जाने लगी। इस समय तक बालिकाओं की शिक्षा में ह्रास हमें दिखाई देता है। बालिकाएं अब घर पर रहकर ही अपनी शिक्षा को पूर्ण करती थीं। बालक मंदिरों के प्रांगण में जाकर अपनी शिक्षा को प्राप्त करते थे, लेकिन उस समय में भी शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी और बालकों को शिक्षा मिल सके इसके लिए मंदिरों को कृषि योग्य भूमि दी जाती थी, जहां वो अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि कार्य करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो मूल्य आधारित नहीं थी, यानी आपके पास अगर धन नहीं है तो उसके अभाव में आप शिक्षा प्राप्त ना कर सके, ये अधिकार आपसे कोई नहीं ले सकता था। आपको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। आप किस वर्ग के हैं ये भी उस समय मायने नहीं रखता था। अगर आप योग्य हैं तो आप गुरु के पद पर भी प्रतिष्ठित हो सकते थे। आप में से बहुतों के मन में सवाल आएगा कि क्या बालिकाओं की जनेऊ संस्कार होता था? तो हाँ, होता था, क्योंकि हम अपने विवाह समारोह में एक प्रथा, एक रिवाज देखते हैं, दुर्गा जनेऊ। अगर गहराई से आप इसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि दुर्गा जनेऊ और कुछ नहीं, ये वही प्रथा थी जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किया था। जब लड़कियां विवाह के योग्य होती थी, तब जब पुरुष विवाह के लिए उनके यहाँ आते थे तो उसके पहले उनका जनेऊ पुरुषों को समर्पित कर दिया जाता था, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि अब स्त्री की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब इसे जनेऊ धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इसके जनेऊ का उत्तरदायित्व उसका पति उठाएगा। इसलिए वो जनेऊ पुरुष को धारण करा दिया जाता था। हमारे यहाँ दुर्गा जनेऊ के नाम से ये आज भी प्रचलित है। जब लड़का विवाह के लिए आता है तो सबसे पहले उसका दुर्गा जनेऊ किया जाता है। उसके जो जनेऊ में 4 धागे होते हैं उसमें 3 धागे और सम्मिलित कर दिए जाते हैं, जो प्रतीक होते हैं कि ये स्त्री के शिक्षा से जुड़े जो धागे हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। इस तरह हम देखें तो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था वाकई में समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में सक्षम थी। ये समाज को दिशा देने का कार्य करती थी। ये समाज के हर क्षेत्र की उन्नति में सहायक थी। ये समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा उठाने में सहायक थी। आज का वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको इसमें कोई कमी नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य शेयर करें। अगली वीडियो में हम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।